So hello friends, let us continue our ethics GS paper 4 classes, chapter number 5, that is contributions of moral thinkers and philosophers from India and world. और उसमें आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं दी फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी. सो दिस इज द पार्ट 2. So what we have covered so far in the part 1, in the fundamental ethical principles of Indian philosophy. So what are these? So मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था, वी विल स्टार्ट विद पुरुषार्थ. Then we'll enter into the doctrine of karma. Then rebirth, immortality of soul, after that is the, and these four are connected with each other. Purusharth, doctrine of karma, rebirth and immortality of soul are connected with each other. Then we have the varnashram dharma, sorry, the 16 sanskar, and lastly ran. So these are the fundamental ethical principles of Indian philosophy. So and we started with Purusharth in the previous session. So Purusharth, there are 4 Purusharths. याद होगा आप लोगों को मैंने जो आपको समझाए थे. What are these? धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष. धर्म, अर्थ, काम and moksha. And in the previous session we established the basic concepts, the concept of dharma, the concept of काम and earth and the concept of moksha. Then हमने समझने की कोशिश करी थी what happens at moksha and how to attain or paths to attain moksha. So that much we have covered in the previous session. And I said that we will start with understanding the link of moksha and rebirth. सो पुरुषार्थ में मोक्ष एंड मोक्ष का रिबर्थ के साथ लिंक एंड कर्म के साथ जो है वो हम लिंक समझने की कोशिश करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम देयर. मोक्ष, कर्म एंड रिबर्थ यानी कि पुनर्जन्म. मोक्ष यानी कि द क्लोजेस्ट वर्ड टू मोक्ष हमने समझा था दैट इट इज लिबरेशन. कर्म एंड रिबर्थ के बीच में क्या रिलेशनशिप है आपस में, राइट? सो हमने ये समझा था इन द प्रीवियस सेशन, याद होगा आप लोगों को, कि मोक्ष कब अटेन, मोक्ष क्या है बेसिकली? इट इज लिबरेशन फ्रॉम द बॉन्डेज. और बॉन्डेज क्या है? बॉन्डेज है द साइकिल ऑफ रीबर्थ, राइट? सो व्हेन वी गेट लिबरेटेड फ्रॉम द साइकिल ऑफ rebirth, we attain moksha. And how we get this liberation from the cycle of rebirth? जब हमारे मोक्ष कब अटेन होता है? मोक्ष अटेन किया जाता है जब हमारे कर्म का बैलेंस, वट एवर कर्मा वी हैव डन, उसका बैलेंस जो है वो सेटल हो जाता है, राइट? या बैलेंस जो है वो 0 हो जाता है. देयर वी गेट मोक्षा as per Indian philosophy, right? So this we have covered in the previous session. In Hindu philosophy, that is how we attain moksha and we get liberation from the cycle of rebirth, right? But in this context, there are 3 types of karmas we need to understand. There are 3 types of karmas. संचित कर्मा. देन नेक्स्ट इज, इट इज स्पेलिंग क्या रहेगी इसकी? संचीमान कर्मा. संचीमान
कर्मा, एंड थर्ड इज प्रारब्ध. संचित, संचयमान एंड प्रारब्ध कर्म. संचित कर्म, संचयमान कर्म एंड प्रारब्ध कर्म. तो ये क्या है, आइए देखते हैं. राइट. सो now these are not in the sense of that this is good karma and this is bad karma. This is in the sense कि भैया कर्म का जो बैलेंस किया जा रहा है, वट एवर वी आर डूइंग, जो हमारे डीड्स हैं वो हमारे कर्मा है. राइट. जो हम कर्म कर रहे हैं वो क्या हो रहा है. राइट. जो भी हमारी डीड्स हैं, जो भी हमारे कर्म हैं, दे आर गेटिंग अकाउंटेड फॉर. उनका अकाउंट जो है वो क्रिएट किया जा रहा है. तो ये संचित कर्मा, संचयमान कर्मा एंड प्रारब्ध कर्मा, ये वो अकाउंट्स हैं. बट इनकी क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर की गई है कि ये अकाउंट कैसे सेटल हो रहे हैं, इन विच सीक्वेंस दीज अकाउंट्स आर गेटिंग सेटल्ड. उस सेंस में ये कर्म की 3 क्लासिफिकेशंस जो हैं वो करी गई हैं. राइट. नाउ माइंड इट, एक कॉन्सेप्ट जो है वो वेस्टर्न, कई आपने मूवीज में और वीडियोस में और मीम्स में वटेवर आपने कई जगहों पर देखा होगा, एक कॉन्सेप्ट चलता है इंस्टेंट कर्मा का. इंस्टेंट कर्मा, दैट यू हैव डन समथिंग एंड यू गेट रिजल्ट ऑफ दैट. वट एवर यू हैव डन, you get result of that as soon as you do that karma. ठीक है. in Indian philosophy there is no such concept. नो सच कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंट कर्मा. लाइक आपने वीडियोस में देखा होगा ना कि कोई व्यक्ति जो है वो किसी और व्यक्ति को परेशान कर रहा है किसी तरह. लेट्स से एक व्यक्ति जो है वो किसी रेस्टोरेंट में एंटर करता है और वहां पर वेटर जो है वो ऐसे हाथ में प्लेट लेकर जो है वो चल रहा है, और वो व्यक्ति जो है वो उस वेटर की प्लेट पर ऐसे हाथ मार देता है, ऐसे नीचे या ऊपर, और उसकी प्लेट उछाल देता है. सो दैट इज दैट पर्सन्स कर्मा. लेकिन थोड़ा सा आगे चलता है और वो लड़खड़ा कर गिर जाता है, लेट्स से सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है या किसी तरह से उसको चोट लग जाती है, वटेवर उसका कोई नुकसान हो जाता है, और एकदम से फ्लैश होता है स्क्रीन पर कि इंस्टेंट कर्मा. या लोग नीचे कमेंट पर लिखते हैं कि ये इंस्टेंट कर्मा है, कि किसी व्यक्ति ने कोई डीड किया, कोई एक्शन किया, कोई लेट्स से कोई गलत काम किया और उसको तुरंत उसका फल मिल गया. राइट. नहीं, ऐसा नहीं. इन इंडियन फिलॉसफी देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंट कर्मा. इंस्टेंट कर्मा जो है वो, यानी कि आपके कर्म का इंस्टेंटली आपको रिजल्ट नहीं मिलता. रादर आपके कर्मों का अकाउंट जो है वो बनाया जाता है और रखा जाता है आपके कर्मों का अकाउंट. राइट. सो वटेवर आप जो है वो अभी कर रहे हैं, जो भी आपके जीवन में अभी चल रहा है, ठीक है, वो आपके कर्मों का फल है अकॉर्डिंग टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा. whatever you are doing in or whatever you are experiencing in your life right now, that is a result of your past karmas, whether of this life or of previous lives. Right. So that is what, वो है प्रारब्ध कर्मा. प्रारब्ध कर्मा क्या है? प्रारब्ध कर्मा आर द रिजल्ट प्रोसेस ऑफ, यानी कि प्रारब्ध कर्म वो कर्म है जिन कर्मों का आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो चुका है. रिजल्ट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है इसका, यानी कि इन योर प्रेजेंट टाइम में या आपकी प्रेजेंट लाइफ में वट एवर यू आर फेसिंग इज प्रारब्ध कर्म. यानी कि ऐसे आपके पास्ट के कर्म जिनका रिजल्ट आपको मिल रहा है, एंड यू आर एक्टिंग, और आप उन जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, राइट, वो है प्रारब्ध कर्म, या जो ऐसे कर्म जिनका रिजल्ट जो है वो शुरू हो चुका है. ठीक है. फिर वट एवर यू हैव डन इन योर पास्ट लाइफ, उसका एक अकाउंट क्रिएट हुआ, उस अकाउंट के बेसिस पर जो है वो आपको अब रिजल्ट मिलने शुरू हो गए हैं, दैट इज प्रारब्ध कर्म. वो रिजल्ट मिलने आपको शुरू हुए, देन अकॉर्डिंग टू दैट जो है वो आप अपने जीवन में अब कर्म कर रहे हैं. राइट. और अब जो आप कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों का जो अकाउंट रखा जा रहा है, राइट, दैट इज द संचयमान कर्म.
आपके कर्मों का अकाउंट जो है वो, ये ऐसे कर्म है जो आपके प्रेजेंट कर्म है, और इनका अकाउंट रखा जाएगा. दीज विल बी अकाउंटेड फॉर. समझे आप? प्रारब्ध कर्म ऐसे कर्म हैं जिनका रिजल्ट मिलना आपको शुरू हो चुका है. दैट इज योर प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट लाइफ, वट एवर यू आर फेसिंग, वट एवर सिचुएशंस दैट यू आर फेसिंग इन योर लाइफ आर द रिजल्ट ऑफ योर पास्ट कर्मास. सो दोज कर्मास आर नोन एज प्रारब्ध कर्मा, जिनका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो गया. और उनके अकॉर्डिंग प्रेजेंट टाइम में आप जो भी एक्ट कर रहे हैं, जो भी आप डीड्स कर रहे हैं, दोज आर संचिमान कर्मा, जो भी आपके प्रेजेंट कर्मा है, और उनका अकाउंट रखा जाएगा. एंड एज पर योर प्रारब्ध कर्मा, whatever you have done in this life so far, or whatever that is stored from the past life also, जिनका रिजल्ट अभी मिलना शुरू नहीं हुआ है, that is संचित कर्म. ये वो स्टोर्ड कर्म है जिसका रिजल्ट इज नॉट स्टार्टेड येट. रिजल्ट मिलना आपको अभी इसका शुरू नहीं हुआ है. राइट, दैट इज दी संचित कर्मा. आई होप आपको समझ आया होगा. आपके पास्ट लाइफ के और इस लाइफ के भी जो भी आपने कर्म किए हैं, वो कर्म जो है वो स्टोर्ड है. ठीक है, उनका अकाउंट जो है वो क्रिएटेड है, उनका अकाउंट बना लिया गया है, और वो कर्म स्टोर्ड है. राइट. फिर उन संचित कर्मों में से जिन कर्मों का आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा, उन्हें कहा जाएगा, है ना, एज सून एज यू स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट्स, दोज कर्म, जिन कर्मों का आपको, संचित कर्मों में से जिन कर्मों का आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, दोज कर्मास विल बी नोन एज द प्रारब्ध कर्म. राइट. And prarabdha karma will define your present situations of your life. And as per your present situations of your life, whatever decisions you will make, whatever deeds you will do, जो भी आपके actions होंगे, उनका अकाउंट जो है वो फिर बनाया जाएगा. फ्रेश अकाउंट जो है वो बनाए जाएंगे. दैट इज संचयमान कर्मा. समझ आया आपको? So this is how karma works, right? Now in this context, अब आप जो है वो कर्म करते जा रहे हैं. ठीक है, पुराने आपके स्टोर्ड भी हैं, वो प्रारब्ध में बदलेंगे. जैसे जैसे आपके स्टोर्ड में से जो है वो कुछ कुछ हिस्सा निकलता जाएगा, वो आपके प्रारब्ध कर्म बन जाएंगे. आप उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे, और फिर जो भी आप कर्म करेंगे वो संचिमान कर्म बनेगा, यानी कि वो अकाउंट होगा, और फिर वो संचिमान कर्म जो है वो फिर स्टोर कर लिया जाएगा. जैसे ही वो अकाउंट होते जाएंगे वो स्टोर होते जाएंगे, यानी संचित कर्म. तो ये साइकिल जो है वो चलती जाएगी. ये है कर्म की साइकिल. नाउ इसमें शंकराचार्य और बुद्ध ये कहते हैं कि विद इन योर लाइफ स्पेन, जीते जी जो है वो आप मोक्ष अटेन कर सकते हैं. यानी कि यू कैन गेट आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ कर्मा और साइकिल ऑफ रिबर्थ. बेसिकली आप मोक्ष अटेन कर सकते हैं, निर्वाण अटेन कर सकते हैं. बुद्ध एंड शंकराचार्य बोथ से कि भैया वी कैन अटेन मोक्ष while we are alive. जीते जी हम मोक्ष अटेन कर सकते हैं. राइट. तो आप कहेंगे कि सर, जिसे कहते हैं जीवन मुक्त मोक्ष, जीवन मुक्त मोक्ष, और इसके ऑपोजिट में
बाकी लोग क्या कहते हैं कि भैया नहीं, मरण मरण उपरांत ही जो है वो मोक्ष प्राप्त होगा, जिसे कहेंगे, यानी कि जब देह हमारा खत्म हो जाएगा उसे कहेंगे विदेह मुक्ति। दैट इज द ऑपोजिट ऑफ दिस, राइट। इसका ऑपोजिट जो है वो कि मरण उपरांत जो है वो आपको मुक्ति मिलेगी, दैट इज विधेय मुक्ति मोक्ष। ना अब यहां पर जो है वो फिर से फिलॉसफी में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है, ध्यान से सुनिएगा। सो कर्म की साइकिल के साथ ही इसको मैं कनेक्ट करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेट्स से समवन हैज अटेन्ड एन एज ऑफ 35 years, right? And at a age of 35 years, someone has, as per Buddha and Shankaracharya, someone has attained moksha, right? That means जो उनके कर्म है उसका बैलेंस जो है वो अटेन कर चुके हैं वो, राइट? सारे कर्मों का बैलेंस जो है वो अटेन कर चुके हैं। बट that person, अब if at the 35 years of age, if that person has attained the Jivan Mukta Moksha, so what will happen? Will this person instantly die? Or will this person live? Right? So as per Buddha, व्यक्ति जो है वो मोक्ष अटेन करने के बाद भी जो है वो, यानी कि जीते जी, शंकराचार्य के अकॉर्डिंग भी जीते जी मोक्ष अटेन करने के बाद भी जो है वो जीवित रह सकते हैं, राइट? लेट्स से दिस पर्सन हैज अटेन्ड मोक्ष 35 तो चलो कम कर दिया मैंने, लेट्स से 45 की एज में मोक्ष अटेन कर लिया, एंड दिस पर्सन लिव्ड टिल द एज ऑफ 55 years। तो ये जो 10 साल एक्स्ट्रा व्यक्ति जिया, 10 years एक्स्ट्रा व्यक्ति जिया, ये किस बेसिस पर जी रहे हो? जबकि उनके कर्म जो है वो बैलेंस हो चुके हैं, राइट? उनके कर्म जो है वो बैलेंस हो चुके हैं। तो यहां पर बुद्ध ये कहते हैं कि भैया ये जो 10 साल एक्स्ट्रा व्यक्ति जी रहा है, दिस इज बेस्ड ऑन द प्रारब्ध, बिकॉज एक बार प्रारब्ध कर्म शुरू हो जाए तो वो उन्हें रोका नहीं जा सकता। एंड जितने लंबे समय तक प्रारब्ध कर्म, यानी कि जिसका प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है, वो जब तक सेटल नहीं होंगे, राइट, सॉरी, वो जब तक सेटल नहीं होंगे तब तक जो है वो ये व्यक्ति जीवित रहेगा, एंड देन ये व्यक्ति की जो है वो मृत्यु हो जाएगी। तो समवन हैज अटेन्ड मोक्ष एट 45, उस व्यक्ति के जो प्रारब्ध कर्म थे, यानी कि जिनका फल उनको मिलना शुरू हो चुका था, वो 10 साल तक उनको जो है वो फल मिलता रहा, राइट? और जैसे ही प्रारब्ध कर्म उनके खत्म हो गए, दैट पर्सन डाइड। फिर आप कहेंगे कि सर वो व्यक्ति ने तो मोक्ष अटेन किया था बाय बैलेंसिंग देयर कर्मास, राइट? बट यहां पर आपको समझना पड़ेगा, जब हम बुद्धिज्म समझेंगे, शंकराचार्य तो मैंने आपको बताया है कि ज्ञान मार्ग पर चलकर जो है वो मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो एज पर शंकराचार्य दिस मोक्ष इज अटेन्ड, ज्ञान मार्ग पर चलकर जो है वो ये मोक्ष अटेन किया गया है, राइट? यानी कि ज्ञान की प्राप्ति से। एंड एज पर बुद्धिज्म जो हीनयान में मेंशन्ड है, राइट, या बुद्ध ने जो मेंशन किए हैं, उन रास्तों पर चलकर जो है वो इस व्यक्ति ने मोक्ष जो है वो अटेन कर लिया है, राइट? नॉट बेस्ड ऑन कर्मा, बट ज्ञान पर या बुद्ध के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर जो है इस व्यक्ति ने मोक्ष अटेन कर लिया है। और जब मोक्ष अटेन कर लिया है, तब यह सवाल उठता है कि मोक्ष अटेन करने पर ही वो व्यक्ति मर जाएगा या नहीं। तो ऐसे में शंकराचार्य और बुद्ध ये बोलते हैं कि नहीं, जीते जी भी मोक्ष अटेन किया जा सकता है, जिसे कहते हैं जीवन मुक्त मोक्ष। और ऐसे में जब तक प्रारब्ध कर्म सेटल नहीं होंगे तब तक वो व्यक्ति जीवित रहेगा, और जैसे ही प्रारब्ध कर्म जो है वो सेटल हो जाएंगे वो व्यक्ति जो है वो मतलब फिर खत्म हो जाएगा, एंड देन उस व्यक्ति का जो भी साइकिल ऑफ रिबर्थ है उससे उनको
आज़ादी मिल जाएगी। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सर वो जो 10 साल वो व्यक्ति जीवित रहा, ठीक है, सो वो चलो हमने समझ लिया कि वो 10 साल व्यक्ति जो जीवित रहा, क्यों? क्योंकि अभी जो प्रारब्ध जो कर्म थे वो प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका था और वो अभी तक सेटल्ड नहीं था। वो प्रारब्ध जो है वो सेटल करना जरूरी था, ठीक है। जो प्रारब्ध यानी कि जो जिन कर्मों का फल उसको मिलना शुरू हो चुका था वो तो सेटल करना ही है। कर्म ने ना सिस्टम को सेटल करना है, व्यक्ति को नहीं। वो कर्म सिस्टम में जा रहे हैं। बट वट एवर दैट पर्सन इज डूइंग टू सेटल प्रारब्ध, यानी कि जो भी सिचुएशंस उस व्यक्ति को फेस करनी पड़ रही हैं अकॉर्डिंग टू देयर कर्मा और प्रारब्ध कर्मा, उसके अकॉर्डिंग वो व्यक्ति एक्ट भी कर रहा है। तो संचीवन कर्म भी तो मतलब अकाउंट भी तो क्रिएट होता जा रहा है ना, फ्रेश अकाउंट भी तो बन रहा है। तो ये फ्रेश अकाउंट भी तो सेटल करना पड़ेगा। फिर ये संचयन कर्म जो भी व्यक्ति एक्ट करता जा रहा है वो फिर से संचित होगा, तो ये कर्म का साइकिल तो खत्म ही नहीं होगा। तो वो फिर प्रारब्ध में बदलेगा, है ना। संचयन जो है वो संचित में बदलेगा जब वो स्टोर हो चुका होगा, एंड देन वो फिर प्रारब्ध में बदलेगा। तो व्यक्ति जो है वो साइकिल से बाहर ही नहीं निकल पाएगा। इसके लिए बुद्ध ने क्या कहा है, यहां पर बुद्ध कहते हैं कि एज सून एज समवन अटेन्स मोक्षा, जैसे ही कोई व्यक्ति मोक्ष अटेन करता है, सबसे पहले तो संचित कर्म, सारे संचित कर्म जो है वो क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। पुराने जितने भी संचित कर्म है वो क्या हो गए, बर्न हो गए, वो खत्म हो गए। उनका सारा अकाउंट जो है वो ऑटोमेटिकली सेटल हो गया, ठीक है। देन दैट पर्सन हैज गॉट जीवन मुक्त मोक्ष, राइट। फिर उसके बाद दैट पर्सन विल लिव टिल उसके प्रारब्ध जो कर्म है वो सेटल होंगे, यानी कि वट एवर प्रोसेस जो शुरू हो चुका है वो कंप्लीट होगा। और उसके अकॉर्डिंग टू प्रारब्ध कर्म के अकॉर्डिंग वट एवर दैट पर्सन विल एक्ट, राइट, that will not be converted into संचीमान कर्म। नहीं, इसको बुद्ध ने कुछ इस तरह सिखाया है, इस तरह बताया है कि भैया मोक्ष अटेन कर लेने का मतलब है, मोक्ष अटेन करने को क्या कहा है कि भैया व्यक्ति मतलब इट इज लाइक कि भैया एक कोई बीज है उसको रोस्ट कर दिया गया है, राइट, लाइक अ रोस्टेड सीड। नाउ रोस्टेड सीड से जो है वो फ्रूट बेरिंग ट्रीज जो है वो नहीं बनते। रोस्टेड सीड जो है वो फ्रूट बेयर नहीं करेंगे। अगर कोई सीड को रोस्ट कर दिया गया है, जला दिया गया है, भून दिया गया है, तो फिर वो वापस पेड़ थोड़ी बनाएगा, राइट। सो वट एवर प्रारब्ध कर्म जब तक है वो व्यक्ति जो है वो जिंदा रहेगा, और प्रारब्ध कर्म के रिएक्शन में जो भी उस व्यक्ति ने कर्म किए हैं वो कर्म जो है वो कहलाएंगे, राइट दिस डाउन, उनको कहेंगे अनसक्त कर्म। यस, अनसक्त कर्म। अनसक्त कर्म यानी कि दीज आर दी डिटैच्ड कर्म। ये ऐसे कर्म है जिनका अकाउंट नहीं क्रिएट किया जाएगा, नो अकाउंट्स। क्यों? क्योंकि ये वो रोस्टेड सीड के समान है, क्योंकि सीड तो रोस्ट हो गया, राइट। दे विल बेयर नो फ्रूट। दीज आर अनसक्त कर्मा आर सच कर्मा जो कि कोई फ्रूट जो है वो नहीं बेयर करेंगे, किसी भी तरह का उनका रिजल्ट नहीं होगा, तो उनका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। दीज आर डिटैच्ड, क्योंकि मोक्ष मिलने के बाद व्यक्ति ऐसे ही कर्म करेगा जो कि अनसक्त कर्म कहलाएंगे, जो कि पूरी तरह डिटैच्ड कर्म होंगे, उनका कोई फ्रूट जो है वो नहीं रहेगा,
पूरे मतलब जो भी सिस्टम है उसमें, राइट। और इस तरह केवल प्रारब्ध कर्म यानी कि जिन कर्मों का रिजल्ट मिलना शुरू हो चुका है, जब तक वो सेटल नहीं हो जाते तब तक वो व्यक्ति जीवित रहेगा। संचित कर्म जो है वो पूरी तरह बर्न हो जाएंगे और जो भी नए कर्म व्यक्ति कर रहा है उसका कोई अकाउंट जो है वो क्रिएट नहीं होगा। सो इस तरह जीते जी जो है वो मोक्ष अटेन किया जा सकता है। दैट इज व्हाट बुद्धा इज सेइंग, राइट। नाउ अब आप कहेंगे कि सर जो बुद्ध है या बुद्धिज्म है उसमें आत्मा का कॉन्सेप्ट तो है नहीं। अगर आत्मा का कॉन्सेप्ट नहीं है तो फिर रिबर्थ कैसे हो जा रहा है? ठीक है, ये सवाल जो है वो आपके मन में अभी तक आ गया होगा। इन बुद्धिज्म, ऑल्दो हम बुद्धिज्म को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, वहां फिर से बात करेंगे इस कॉन्सेप्ट की, बट अभी अगर आपके मन में सवाल आ रहा है तो मैं सेटल कर देता हूं। इन बुद्धिज्म देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा, या एज पर बुद्धा, बुद्धिज्म यानी कि एज पर बुद्धा, बिकॉज उसके अलावा और भी बहुत सारी जो है वो ब्रांचेस बन गई हैं बुद्धिज्म की, बट एज पर बुद्धा देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा, राइट। सो इफ देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा, तो जो रिबर्थ हो रहा है उस रिबर्थ में ट्रांसफर क्या हो रहा है, राइट। बिकॉज एज पर हिंदू फिलॉसफी आत्मा जो है वो नश्वर नहीं है, आत्मा शाश्वत है। ठीक है, प्रीवियस सेशन में मैंने गलती कर दी थी थोड़ी सी, मैंने आपको बताया, मैंने आत्मा को नश्वर कह दिया, नहीं, आत्मा शाश्वत है, आत्मा इमॉर्टल है, राइट। बॉडी जो है वो नश्वर है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो है वो आत्मा ट्रांसफर हो जा रही है। तो इन बुद्धिज्म इफ देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा, तो ये कर्म, राइट, अगर आत्मा नहीं है तो ये कर्म का हिसाब किताब जो है वो, यानी कि हमने समझा था ना इन हिंदू फिलॉसफी, द लोकस ऑफ कॉन्शियसनेस इज आत्मा, राइट। वट एवर आवर थॉट्स, वट एवर आवर मेमोरीज, कर्मास, वट एवर इट इज, द लोकस ऑफ आवर कॉन्शियसनेस इज आत्मा। तो अगर बुद्धिज्म या एज पर बुद्धा देयर इज नो आत्मा, देन रिबर्थ कैसे हो रहा है, या रिबर्थ में क्या ट्रांसफर हो रहा है? फिर ये कर्म एक मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कर्म जो है वो कैसे ट्रांसफर हो जा रहे हैं अगर कोई लोकस नहीं है उस कॉन्शियसनेस का, तो आत्मा नहीं है। तो बुद्ध किस तरह समझाते हैं इसको? बुद्ध समझाते हैं इसको रिवर की फॉर्म में। बुद्ध कहते हैं जिसे आप रिवर कह रहे हैं ना, वो रिवर नहीं है, इट इज नॉट अ रिवर, है ना। आप कह रहे हैं कि भैया मेरे बगल से एक नदी बह रही है, एक नदी बह रही है, उसे आप एक नदी कैसे कह सकते हैं? बुद्ध इस तरह कह रहे हैं, वो एक नदी नहीं है। जिसे आप एक नदी कह रहे हैं, जिसे आप एक नदी कह रहे हैं, वो इननमरेबल वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, राइट। यानी कि एज पर बुद्धा, बेसिकली बुद्ध ये कहना चाहते हैं, या आपने साइंस में एक बात पढ़ी होगी, कहीं आपने सुना होगा कि एवरी 5, 6 और 7 ईयर्स हमारी बॉडी के सभी सेल्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं। कई सोर्सेज में 11 ईयर्स भी लिखा है। ऑर्गन पर, टिश्यू पर, सेल टाइप पर वो डिपेंड करता है बेसिकली। बट विद एवरी पासिंग सेकेंड, विद एवरी पासिंग नैनो सेकेंड, इनफैक्ट हमारी बॉडी में नए सेल्स बन रहे हैं, पुराने सेल्स खत्म हो रहे हैं, और धीरे धीरे करके हमारी बॉडी जो है वो पूरी तरह से पुराने सेल्स को डंप कर देती है और नए सेल्स बना लेती है। यानी आफ्टर सम टाइम हमारी बॉडी जो है वो पूरी तरह नई बन जाती है। तो कहने का मतलब, आज मैं जिसे विशाल कह रहा हूं, वो आज से कुछ टाइम पहले जो है वो विशाल नहीं था। विशाल तो मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए विशाल इस व्यक्ति का जो है वो नाम रख दिया, इस हार्ड मांस के पुतले का नाम रख दिया है, जबकि कुछ समय पहले तक ये वो सेम नहीं था जो ये आज है, और कुछ समय बाद तक ये वो सेम नहीं रहेगा, क्योंकि हर एक सेल जो है वो रिप्लेस हो चुका होगा, हर एक सेल रिप्लेस हो चुका होगा, राइट। कुछ सेल्स को छोड़कर, लाइक नर्वस सेल्स, न्यूरॉन्स।
खैर उस टेक्निकलिटी में नहीं जाते, बट जनरली एवरी सेल गेट्स रिप्लेस्ड ओवर दी पीरियड, राइट। सो सिमिलरली कहने का मतलब, एंड दिस इज नॉट कि भैया आज जो है वो मतलब एक टाइमर के हिसाब से हो रहा है कि 6 साल बाद जो है वो पूरी बॉडी अचानक से एकदम नहीं हो जाएगी, नहीं, हर सेकंड जो है वो सेल्स रिप्लेस हो रहे हैं, हर नैनो सेकंड्स में सेल रिप्लेस हो रहे हैं, विद पासिंग टाइम जो है वो सेल रिप्लेस हो रहे हैं। सो हर क्षण जो है वो हम बदलते जा रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे में, हर क्षण जो है वो हम चेंज होते जा रहे हैं, राइट। सिमिलरली जिसे हम रिवर कह रहे हैं, आपके सामने से जो बहकर जा रही है, लेट्स से आपने उस रिवर में जो है वो नहाने की कोशिश करी, आपने डुबकी लगाई, तो जब आप नहाने घुसे और जो निकलकर आए वो दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। जब आप नहाने घुसे, जो बॉडी पे आपके वाटर ड्रॉपलेट्स टकराई, और जब आप बाहर निकले और अब जो वाटर ड्रॉपलेट्स फ्लो कर रही हैं वो अलग अलग है। सो रिवर इज नथिंग बट इन्यूमरेबल, मतलब बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स का कलेक्शन है जो कि इतनी तेजी से इतने नजदीक बह रहे एक दूसरे के कि हमें अलग अलग नहीं दिख रहे वो, तो हमने उनको जोड़कर एक नाम दे दिया है कि भैया ये एक रिवर है। सो बुद्ध ये कह रहे हैं, देखिए बुद्ध आज से 2-2,500 साल पहले इतनी गहरी बात बोल दे रहे हैं। दिस इज व्हाट आई मीन बाय कि भैया इतनी डेप्थ है उपनिषद्स में, कितनी गहरी बातें जो है वो 2-2,500 साल पहले ही सोच ली गई हैं, राइट। सो जो हमारे सामने रिवर बह रही है बेसिकली वो हर सेकंड, हर नैनो सेकंड में वो चेंज होती जा रही है, जिस तरह हमारा शरीर हर सेकंड, हर नैनो सेकंड में चेंज होता जा रहा है। सो जिसे हम इस तरह आत्मा क्या है? सो जिसे हम आत्मा कहते हैं, इट इज नथिंग बट अ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। और जिसे हम रिवर कहते हैं, इट इज नथिंग बट दिस स्ट्रीम ऑफ इन्यूमरेबल वाटर ड्रॉपलेट्स। सिमिलरली जिसे हम आत्मा कह रहे हैं वो एक स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। वो कॉन्शियसनेस जो है वो एक सेकंड में डेवलप हुई और फिर चली गई, फिर खत्म हो गई, फिर नई कॉन्शियसनेस डेवलप हुई, फिर चली गई। समवट लाइक इलेक्ट्रॉन्स, और समवट लाइक एक वायर में करंट कैसे पास होता है, एनर्जी जो है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफर होती जाती है, राइट। लाइक कंडक्शन में जिस तरह एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती जाती है। सो एवरी कॉन्शियस मैटर या एवरी कॉन्शियस जो भी पार्टिकल है हमारा, वो इंफॉर्मेशन जो है वो नेक्स्ट कॉन्शियस पार्टिकल को प्रोवाइड करता है। तो एक स्ट्रीम जो है वो चलती जा रही है, एंड दिस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज व्हाट दैट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द नेक्स्ट। Not the आत्मा but the stream of consciousness, right? फिर आप कहेंगे कि सर ये तो वही बात होगी, कान ऐसे पकड़ो या कान ऐसे पकड़ो घुमाकर, ठीक है, तो वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा, फिलॉसफी में हमें जवाब मिलेगा क्या? कंक्रीट जवाब नहीं मिलेगा। फिलॉसफी में हमें यह जवाब मिलेगा कि अलग अलग लोगों ने क्या कहा है सेम क्वेश्चन को लेकर। तो आत्मा को लेकर बुद्ध ने क्या कहा है कि भैया इट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, वेयर एज आत्मा को ही कॉन्शियसनेस जो है वो या कॉन्शियसनेस का लोकस कहा है वेदांत ने, राइट, या अन्य स्कूल ऑफ थॉट्स ने, राइट। सो दैट इज द लिंक बिटवीन, आई होप आपको लिंक समझ आया होगा, लिंक बिटवीन पुरुषार्थ, बेसिकली पुरुषार्थ में मोक्ष एंड कर्म एंड रीबर्थ एंड इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल ऑल्सो। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज फोर। एक ही हेडिंग के अंदर मैंने पुरुषार्थ के अंदर ये सब कुछ जो है वो एक्सप्लेन कर दिया आपको। इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल जो है वो एक्सप्लेन करी मैंने आपको कि सोल कैसे इमॉर्टल है, बिकॉज सोल जो है वो क्या है, लोकस है
कॉन्शियसनेस का, और वो एज पर वेदांत फिलोसफी वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती जा रही है. दैट इज हाउ इट इज इमोर्टल. एंड इट इज इमोर्टल जब तक हमारे कर्म जो है वो सेटल नहीं हो जाते, जब तक हम इस रिबर्थ की साइकिल से निकल नहीं जाते. जैसे हम रिबर्थ की साइकिल से निकल जाएंगे, राइट, तो उसके लिए भी मैंने आपको 3 फंडे बताए थे कि सोल के साथ क्या होगा, आत्मा के साथ क्या होगा जब हमें मोक्ष मिल जाता है. व्हाट हैपन्स व्हेन वी अटेन मोक्ष. तो मैंने आपको बताया था कि कौन इस पर क्या कहता है, मोक्ष अटेन करने पर हमें क्या मिल जाएगा, मतलब क्या होगा हमारी आत्मा के साथ. कुछ कहते हैं आत्मा पूरी तरह खत्म हो जाएगी, राइट. कुछ कहते हैं कि भैया दुख नहीं रहेंगे. कुछ कहते हैं कि भैया अल्टीमेट ब्लिस में होगी हमारी आत्मा. So that is about immortality of soul. So we have discussed all this. Now let us understand the relevance or importance or significance of Purusharth in present time, because इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो यूपीएससी पूछता है. सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ण सिस्टम इन प्रेजेंट टाइम, सिग्निफिकेंस ऑफ पुरुषार्थ इन प्रेजेंट टाइम एंड सो ऑन. इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हुए हैं. in present times. राइट. तो क्या है पुरुषार्थ? सो वी हैव 4 पुरुषार्थ्स. पुरुषार्थ सांख्य फिलोसफी के अकॉर्डिंग पुरुष का मतलब यहां आत्मा है, और अर्थ मतलब क्या पर्पस है आत्मा का. ठीक है. सो 4 पुरुषार्थ है: धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष. राइट. एंड हमने रैंकिंग क्या डाली थी, दैट सबसे परम द पुरुषार्थ है मोक्ष. देन सेकंड नंबर पर आप रख सकते हैं धर्म को, फिर थर्ड एंड फोर्थ पे आप जो है वो अर्थ और काम को रख सकते हैं. बट दी पुरुषार्थ और दी पर्पस ऑफ द लाइफ इज टू अटेन मोक्ष, राइट, एज पर इंडियन फिलोसफी. बट ये कितनी रेलेवेंट है इन प्रेजेंट टाइम में? प्रेजेंट टाइम में आप जो है वो क्या रैंकिंग रखेंगे? प्रेजेंट टाइम में इन चारों, अगर आप इन 4 पुरुषार्थs की बात करें, पर्पसेस की बात करें, तो सबसे ज्यादा रेलेवेंस किसकी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जा रही है? तो आप कहेंगे कि सर अर्थ एंड काम जो है वो टाई करते हैं फर्स्ट के लिए, या आप कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड जो है वो ये ऊपर नीचे चलता रहेगा, कभी अर्थ ऊपर है कभी काम ऊपर है. राइट. उसके बाद धर्म को जो है वो तीसरा दे सकते हैं, एंड मोक्ष जो है वो विच वॉज कंसिडर्ड एज दी पर्पस, वो जो है वो 4th रैंक पर लुढ़क गया है. राइट. मोक्ष की जो है वो हम अब चिंता ज्यादा कर ही नहीं रहे हैं, बिकॉज हमारी दुनिया को देखने का तरीका जो है वो थोड़ा बदल गया है. राइट. हमारा दुनिया को देखने का तरीका, हमारा व्यू ऑफ द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, एंड विद दैट चेंज्ड व्यू ऑफ द वर्ल्ड आवर प्रायोरिटीज हैज शिफ्टेड. राइट. जब हम देखते थे, हमारे व्यू ऑफ द वर्ल्ड क्या हुआ करता था कि भैया दैट देयर इज अ, मतलब द होल एथिकल फिलोसफी, यानी कि दैट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पुरुषार्थ, एंड देन देयर इज कर्मा, एंड देन देयर इज रिबर्थ, एंड देयर इज इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल. राइट. सो जब हमारा व्यू पॉइंट ज्यादा फोकस्ड था इस फिलॉसफी पर, तब मोक्ष जो है वो अल्टीमेट पर्पस हुआ करता था लाइफ का. राइट. यानी कि जब हमें यह लगता था कि भैया हमें ऐसे कर्म करने हैं, ठीक है, जिनका फल हमें भुगतना ही पड़ेगा, जो भी हम कर्म कर रहे हैं उनका फल हमें भुगतना ही पड़ेगा. ठीक है. रिबर्थ तो होना ही है, आत्मा तो इमोर्टल है ही. सॉरी, पुरुषार्थ फॉलो करना जो है वो हमारा धर्म है ही, हमारी ड्यूटी है पुरुषार्थ को फॉलो करना, है ना.
तो हमें कर्म भी ऐसे करने हैं जिनका हमें फल भुगतना है, तो कर्म ऐसे कर रहे हैं, फलों की चिंता करके कर्म कर रहे हैं, राइट? क्यों? क्योंकि मोक्ष प्राप्त करना है, साइकिल ऑफ रिबर्थ से बाहर निकलना है, एंड एट द सेम टाइम रिबर्थ पर भी भरोसा है। तो जरूरी नहीं है कि इस लाइफ में जो अर्थ और काम जो है वो अटेन नहीं किया जा सका, जरूरी नहीं है कि वो जो है वो नेक्स्ट लाइफ में नहीं अटेन किया जा सकता। कर्म अगर अच्छे रखेंगे तो हो सकता है कि नेक्स्ट लाइफ में बेटर जो है वो अर्थ और काम जो है वो अटेन किया जा सके। बस धर्म के अकॉर्डिंग चलना है और मोक्ष के रास्ते जाना है, राइट? When this was the view of the world, we were not that much indulged into consumerism. But that is not the present reality, or it has not been the reality of our world for past almost 100 years, almost a century, and you can also say that more than a century. For past a century हम धीरे धीरे कंज्यूमरिज्म की तरफ बढ़ते गए और आज जो है वो फुल फ्लेजेड मतलब कंज्यूमर सोसाइटी जो है वो हमारी डेवलप हो चुकी है। बहुत भयंकर तरीके से कंज्यूमरिज्म में हम फंस गए। एंड व्हाट इज आवर व्यू पॉइंट नाउ? हाउ वी आर व्यूइंग दिस वर्ल्ड? हमारा व्यू है इस समय योलो, यू ओनली लिव वंस, है ना? यू ओनली लिव वंस। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट बिलीव इन दी इमोर्टेलिटी ऑफ सोल। दे क्वेश्चन, और दे मतलब उनसे अगर पूछा जाए कि भैया डू यू बिलीव ए ट्रस्ट इन सोल, अगर आपसे मैं अगर पूछूं, आप कहेंगे हमारी पेरेंट जनरेशन तो मानती थी, हम पर जो है वो उन्होंने हमें सिखाया है, बट वी आर एग्नोस्टिक अबाउट इट। मोस्ट ऑफ यू पीपल विल से दैट वी आर एग्नोस्टिक और वी आर स्केप्टिक अबाउट इट। मोस्ट ऑफ दी यंगर जनरेशन, नॉट जस्ट यंगर जनरेशन, us millennials also, not just Gen Zs तो स्पेशली, बट us millennials एंड एक जनरेशन हमसे पहले भी वहीं से ही वो स्केप्टिसिज्म और वो एग्नोस्टिसिज्म जो है वो शुरू हो गया था। मिलेनियल्स ने बहुत सारे अप एंड डाउन्स जो है वो अपनी पूरे जीवन में हमने देख लिए हैं, तो हम एग्नोस्टिक से स्केप्टिक्स की तरफ बढ़ गए हैं। और अब जेन जीज जो है वो दे आर ऑल्सो इन दैट स्पेक्ट्रम ओनली, या मोस्ट ऑफ देम। So in this consumer lifestyle, what is our philosophy towards life now is that you only live once. Hedonism की तरफ जो है वो हम ज्यादा inclined है। although अपने अपने लेवल पर हम भक्ति पूजा कर रहे हैं, बट स्टिल हम ऐसे जी रहे हैं that we only live once, कि एक ही जीवन है, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, है ना? कल्ट मूवीज हैं, इन्होंने शेप किया है। आप समझते हैं ना, मूवीज आर सॉफ्ट पावर एक्चुअली। मूवीज है, ये टीवी शोज हैं, मीडिया आउटलेट्स हैं जितने भी, ऑल ऑफ दीज आर सॉफ्ट पावर एंड दे आर प्रोग्रामिंग योर ब्रेन्स। समझते हैं ना आप? वो आपके थॉट प्रोसेस को प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर आपको इसे बहुत क्लियरली देखना है ना, तो अपने माता पिता की फिलोसफीज को एक बार देखिएगा, बिकॉज आप लोग जो है वो हो सकता है कि थोड़े अवेयर भी हों इसको लेकर, दैट यू आर गेटिंग प्रोग्राम्ड थ्रू द इडियट बॉक्स, राइट? बट अब तो इडियट स्क्रीन से आप प्रोग्राम हो रहे हैं, बट आवर पेरेंट्स गॉट प्रोग्राम्ड थ्रू इडियट बॉक्सेस। टीवी को इडियट बॉक्स भी कहा जाता है, राइट? दैट स्पेशली आफ्टर 90s इट डेवलप्ड अ कंज्यूमर लाइफस्टाइल। इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर एक कंज्यूमर लाइफस्टाइल डेवलप हुआ। यू ओनली लिव वंस का नारा जो है वो लगा इंडिया में, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, योलो। Sorry, although people say that this is a cringe, right? But low key they believe in this, they trust in this. And when we have developed this mindset or this view of the world that you only live once, we are not concerned about our karmas, because एक बार ही ये जीवन मिला है इंसान का, उसके बाद या तो आपको फूंक दिया जाएगा तो आप नेचर में मिल जाएंगे आपके एलिमेंट्स, या तो आपको दफना दिया जाएगा और आपको देन यू आर वर्म फूड, राइट? सो वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट कर्मास, वी आर कंसर्न्ड अबाउट कंज्यूमिंग, राइट? सो इन दिस टाइम्स, इन प्रेजेंट टाइम्स, वी हैव गिवन मोर इंपॉर्टेंस टू अर्थ,
वी आर मोर एंड काम। काम हियर, काम यहां पर केवल ये ब्रॉड मीनिंग है, नैरो मीनिंग नहीं है। नैरो मीनिंग मैंने आपको बताया था ना, दैट इज मोर कंसर्न विद लिबिडो। ब्रॉड मीनिंग यानी कि ऑल द प्लेजर, ऑल द फिजिकल प्लेजर्स ऑफ द लाइफ। और वो सारे फिजिकल प्लेजर ऑफ लाइफ जो है वो अर्थ से कमाए जाएंगे, राइट और अर्थ जो है वो कमाया जा रहा है ताकि ऑल द फिजिकल प्लेजर्स ऑफ द लाइफ जो है वो एंजॉय किए जा सके। एंड वी आर इन दिस प्रोसेस, वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट आवर कर्मस, राइट एंड जनरली वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट ड्यूटीज ऑल्सो, आवर धर्मा ऑल्सो, बिकॉज इट इज ये जीरो सम गेम जो है वो बन गया, या तो मैं या तो तुम। तो अपने फायदे के लिए अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिलीज को, अपने फ्रेंड्स को हम स्टेक पर लगा देते हैं, बिकॉज यू ओनली लिव वंस, राइट। वट एवर वी डू, चाहे इन आर चॉइस ऑफ पार्टनर्स, इन आर चॉइस ऑफ मैरिज, इन आर चॉइस ऑफ करियर, इन आर चॉइस ऑफ वट एवर, वी कंसिडर आर सेल्फ, राइट। धर्म को जो है वो हमने कैसे साइडलाइन कर दिया, दैट वी हैव बिकम अ लॉट सेल्फिश। हमने खुद को जो है वो सेंटर में रख लिया है, राइट। ईगो सेंट्रिसिज्म, खुद को सेंटर में जो है वो हम रखकर पूरी दुनिया को देख रहे हैं। और ऐसे में मोक्ष जो है वो तो कहीं खो सा गया है। मोक्ष को अटेन करने की तब कोई बात ही नहीं कर रहा, बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट। वो ट्रस्ट जो है वो ब्रीच हो चुका है, हमें इस पर अब जो है वो भरोसा नहीं रहा, राइट या कम होता जा रहा है, ये ज्यादातर लोगों को नहीं है, राइट। क्यों है ऐसा? बिकॉज मोक्ष के जो है वो अपने कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, मोक्ष के अपने पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, राइट। पॉजिटिव पॉइंट क्या है? मतलब लार्जली मोक्ष के जो है वो ड्रॉबैक्स हमें नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि मोक्ष जो है वो अदर वर्ल्डली कर देता है लोगों को, कि इस दुनिया में क्या ही रखा है, ये तो सब माया है, मिथ्या है, इस दुनिया में क्या ही रखा है, मोक्ष के रास्ते पर चलते हैं, राइट। आजाद होना है हमें। तो जब ऐसा होता है तो भैया डेवलपमेंट से लोग जो है वो, डेवलपमेंट डिक्रीज होती है इससे, लोग अपनी सिविक सेंस भूल जाते हैं। जब हर चीज को लोग मिथ्या मानने लग जाएंगे तो सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो लोग भूल जाते हैं, कि सड़क पर गड्ढे हैं तो रहने दो, गड्ढे का क्या करना है, ये तो आत्मा जो है वो, मतलब ये शरीर जो है वो नश्वर है, ये यहीं रह जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा, क्या करेंगे सड़क पे, सड़क के गड्ढों को भर के। तो लोग जो है वो लथार्जिक हो जाते हैं डेवलपमेंट को लेकर, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, राइट। एंड इन सम फिलॉसफीज मोक्ष जो है वो इट इज मेल डोमिनेटेड, एंड नॉट जस्ट मोक्ष बट ओवरऑल ये पूरी फिलॉसफीज जो है वो कहीं ना कहीं हमें मेल डोमिनेटेड नजर आती है, और मोक्ष भी मेल डोमिनेटेड हमें नजर आता है। किस केस में? जैनिज्म में, जैनिज्म में भी, दिगंबर जैनिज्म में, राइट, दैट मेल्स आर ओनली सपोज टू गेट मोक्ष। कैवल्य जो है वो मेल्स को ही मिलेगा, राइट। एंड सबसे बड़ा जो कारण है दैट वी हैव डिटैच्ड आवरसेल्व्स फ्रॉम दिस पास्ट, मतलब ये जो पुरानी फिलॉसफी है या जो इंडियन फिलॉसफी है, इससे हमने डिटैच कर लिया है। उसका सबसे बड़ा कारण है मॉडर्न, बेसिकली मॉडर्निटी। जो मॉडर्निटी हमने टेक्नोलॉजी में, मॉडर्निटी मतलब या जो हमने टेक्नोलॉजीज डेवलप करी है स्पेशली मेडिकल साइंसेज में। पहले क्या हुआ करता था कि जब अगर किसी व्यक्ति को मलेरिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, राइट, टीबी हो गया किसी व्यक्ति को, या किसी व्यक्ति को और भी किसी इस तरह की टर्मिनल बीमारी हो गई, तो दैट वाज अ डेथ सेंटेंस। इनफैक्ट देयर वाज अ टाइम कि हाथ पे अगर कट लग गया, इन्फेक्शन हो गया, दैट वाज अ डेथ सेंटेंस। बट नाउ वी हैव एंटीबायोटिक्स। सो पहले क्या हुआ करता था कि भाई सच बीमारियां वाज डेथ सेंटेंस, सो एकदम तुरंत जो है वो भगवान के चरणों में गिर जाते थे हम,
कि भैया बचा लो, राइट। और अगर इस तरह भक्ति भुक्ति करके किसी तरह जो है वो 100 में से अगर एक बच जाए तो वाह वाही हो जाती थी कि भैया देखो भगवान ने बचा लिया, इसे बचा लिया, इसको बचा लिया, राइट। सो हमें जो है मतलब लोग जो है वो बंधे रहते थे इस सेंस में कि भैया कर्म जो है वो अच्छे करो, देखो इसने अच्छे कर्म किए होंगे, ये बच गया, राइट। या इसने धर्म जो है वो अपना निभाया होगा, ये बच गया, तो देखो सही रास्ते पर चल रहा है। तो एक प्रेशर रहता था हमारे ऊपर, बिकॉज वी वर वल्नरेबल, राइट। एक स्टेटमेंट है दैट गॉड इज वेयर 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 मैन इज वीक। यहां पर मैन जो है वो अगेन आप उसे जेंडर न्यूट्रल मानकर चले प्रेजेंट टाइम्स में। वेयर ह्यूमन इज वीक, ह्यूमन कह लेते हैं, गॉड इज वेयर वेयर ह्यूमन इज वीक। लेकिन जैसे जैसे हमने मॉडर्निटी को एम्ब्रेस किया, टेक्नोलॉजीज डेवलप करी, मेडिकल साइंसेस डेवलप हुआ, हमने डिफाई कर दिया है बहुत सारी जगह पर नेचर को। मैं आपको एक बार बार एक स्टेटमेंट बोलता हूं दैट वी हैव प्री हिस्टोरिक इंस्टिंक्ट्स, मेडिवल इंस्टीट्यूशंस एंड गॉड लाइक टेक्नोलॉजी। ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे साथ, इंसानों के साथ, दैट वी स्टिल हैव दोज प्री हिस्टोरिक इंस्टिंक्ट्स एंड वी लिव इन मेडिवल इंस्टीट्यूशंस, बट वी हैव गॉड लाइक टेक्नोलॉजी नाउ। आप मानेंगे नहीं, थोड़ा सा सर्च कीजिएगा इस पर। वी आर वर्किंग ऑन, साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन, या एज ह्यूमैनिटी आर वर्किंग ऑन ऑर्गन रीजनरेशन, राइट। न्यूरॉन रीजनरेशन पर हम काम कर रहे हैं, ऑर्गन रीजनरेशन पर हम काम कर रहे हैं। ज्यादा दूर नहीं है, 50-60 साल या 100 साल के अंदर जो है वो वी विल बी एबल टू डू दैट। कि किसी का हाथ कट गया तो हाथ वापस उगा दिया हमने। We will be able to transform our consciousness into something machine. So वो जो आत्मा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रही है, we will be able to do that. ज्यादा दूर नहीं है। We will be able to create consciousness in the form of highly intelligent artificial intelligence, right? सो जैसे जैसे हमने टेक्नोलॉजीज जो है वो डेवलप करते रहे, हम जो है वो दूर होते गए पुरुषार्थ से, कर्म से, रिबर्थ से, इमॉर्टलिटी ऑफ सोल से, और ज्यादा से ज्यादा हम इंडल्ज होते गए किसमें? कंज्यूमरिज्म में, राइट। जिससे अर्थ और काम की इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ती चली गई। धर्म से हम दूर चले गए, अपनी ड्यूटी से दूर हो गए, हम सेल्फिश हो गए, और मोक्ष जो है वो इररिलेवेंट हो गया, या रिलेटिवली इररिलेवेंट हो गया। मोक्ष की जो पॉजिटिव साइड हो सकती है वो ये हो सकती है कि भैया मोक्ष को प्रेजेंट टाइम से अटैच कर दिया जाए, राइट। कि भैया मोक्ष कैन बी अटेन्ड इन दिस वर्ल्ड। तो जो है वो थोड़ा सा इसको रेलेवेंट किया जा सकता है मोक्ष को, ताकि लोग जो है वो एथिकली बिहेव करें। क्योंकि कंज्यूमरिज्म के चलते, जीरो सम गेम के चलते, आप थोड़ा सा यूएस का इतिहास पढ़िए, किस तरह यूएस ने या किस तरह कॉलोनिस्ट ने धीरे धीरे जो नेटिव्स थे अमेरिका के, उनको कैसे रिप्लेस किया है, बोथ नॉर्दर्न एंड सदर्न अमेरिका में। मर्केंटलिज्म से कैपिटलिज्म की जो पूरी कन्वर्जन है, उसको आप एक बार जो है वो माइन्यूटली स्टडी कीजिए, जीरो सम गेम को एक बार समझिए और देखिए कि मैं आपको इतना एग्जांपल देता हूं। ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड, पीपल वर वर्किंग इन मिल्स स्टैंडिंग साइड बाय साइड, ऐसे कंधे से कंधे मिलाकर खड़े, आमने सामने खड़े। एक कमरे के अंदर जो है 50 लोग हैं, वेंटिलेशन नहीं है, लाइट अच्छी नहीं है, धुआं उड़ रहा है, राइट। ऐसी मिलों में जो है वो लोग ठुस ठुस के काम कर रहे हैं ताकि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके। और ऐसे में गलती से किसी का हाथ जो है वो अगर मशीन के अंदर आ गया और कट गया, तो ऐसा नहीं है कि उसको सेवा दी जाएगी, नहीं। जो उस व्यक्ति का हाथ मशीन के अंदर आने से जो प्रोडक्शन में नुकसान हुआ है, मशीन को जो नुकसान हुआ है, उस हाथ कटे व्यक्ति से वो नुकसान की भरपाई करवाई जाएगी बाय गिविंग हिम, अवॉर्डिंग हिम एडिशनल लेबर, राइट। सो दैट इज द लेवल ऑफ, इस लेवल पर जो है वो कैपिटलिज्म उतर गया था, या उतर रखा है आज भी।
आज भी आप देखिए अफ्रीका में स्लेवरी जो चल रही है, अफ्रीका में जो आज हम स्मार्टफोन या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, इसमें जो मेटल जो लगे हुए हैं, देखिए कि वो मेटल एक्सट्रैक्ट अफ्रीका में कैसे किए जा रहे हैं। आप जो चॉकलेट्स खा रहे हैं उन चॉकलेट प्लांटेशन में देखिए लोग काम कैसे कर रहे हैं, राइट। तो बहुत ज्यादा जो है वो कंज्यूमरिज्म बढ़ गया है, इसके चलते मतलब हाउ कैन आई पुट इट, डिग्रेड हो गया है बहुत ज्यादा, ह्यूमैनिटी बहुत ज्यादा डिग्रेड हो गई है, एंड वी नीड, हमें कुछ हद तक जो है वो पुरानी एथिकल सिस्टम को वापस लाना जरूरी है। तो मोक्ष को रेलेवेंट बनाना जो है वो जरूरी है बाय अटैचिंग इट टू दी प्रेजेंट वर्ल्ड, राइट। सो दैट इज द रेलेवेंस ऑफ मोक्षा, or that is the relevant of moksha in present time, right? Then what about calm? What is the relevance of calm? काम यहां पर ब्रॉडर मीनिंग की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि ऑल फिजिकल प्लेजर्स। सो काम और अर्थ आप मान सकते हैं कि भैया एपिटोम बन गया है, तो राइट हम एक्सट्रीम्स की तरफ दौड़ रहे हैं। लाइक बुद्धा ने एक कहानी क्या बताई थी, बुद्ध ने जो है वो कहा था कि एक जैसे चींटा होता है ना, चींटी होती है ना, मकोड़ा जो होता है, थोड़ा बड़ा जो होता है चींटा, वो अंधा हो जाता है लस्ट में। अगर उसको गुड़ मिल जाना तो वो गुड़ खाता नहीं है सिर्फ, ये यानी कि खाया थोड़ा सा तोड़ लिया और अपनी कॉलोनी में चला गया देने, नहीं, वो गुड़ के अंदर घुस जाएगा और वो गुड़ को तब तक खाता रहेगा जब तक उसके चिथड़े ना उड़ जाए। वो गुड़ की डली से जिंदा नहीं बाहर आता फिर वो। तो अकॉर्डिंग टू बुद्धा लस्ट में जो है वो हम ब्लाइंड हो जाते हैं, राइट। तो लस्ट में ब्लाइंड भी नहीं होना, और इसके काउंटर में हमें एक एसेटिक लाइफ भी नहीं जीनी, राइट। दैट इज अगेन एन एक्सट्रीम, लस्ट इज अगेन एन एक्सट्रीम। लाइक एक और एग्जांपल जो है वो बुद्धिज्म से निकल कर आता है पतंगे का। ऑल्दो रिसेंट रिसर्च जो है वो हुई है, आपने देखा होगा ना कि अगर कोई लेट्स से पुराने गांव में इनकेंडेंसेंट बल्ब हुआ करते थे, या आज भी एलईडीज अगर रात को अगर आप जलाते हैं बारिश के मौसम में, बहुत सारे पतंगे, कीट पतंगे, बहुत सारे इंसेक्ट्स जो है वो लाइट के आसपास घूमना शुरू कर देते हैं। तो सिमिलरली फायर, राइट, क्षमा के आसपास जो है वो परवाना घूमता है, पतंगा घूमता है, और वो थोड़ा उसके नजदीक गुजरता है, थोड़ा उसके अंदर से क्रॉस हो जाता है, राइट। थोड़ा जलने लग पड़ता है वो धीरे धीरे करके, लेकिन उसकी जो लस्ट है क्षमा के नजदीक जाने की, वो इतनी स्ट्रांग है कि वो परवाह नहीं मारता कि तीसरी चौथी बार के बाद वो मर जाएगा, एंड दे डाई, राइट। आपने देखा होगा कि वो बल्ब के नीचे जो है वो बहुत सारे कीड़े मरे हुए पड़े होते हैं, इफ इट इज हाई वोल्टेज दिन, या के आसपास जो है वो कीट मकोड़े इस तरह के मतलब जो भी है मॉथ वगैरह या पतंगे वगैरह मरे हुए पड़े होते हैं, बिकॉज वो अपनी लस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाते, लस्ट में ब्लाइंड हो जाते हैं। दैट इज एन एक्सट्रीम। एंड एसेटिक लाइफ इज ऑल्सो एन एक्सट्रीम, कि भैया लस्ट से बिल्कुल ही डिटैच हो जाना। सो व्हाट इज द रेलेवेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ काम इन प्रेजेंट टाइम, दैट वी नीड टू फाइंड अ बैलेंस। हमें एक बैलेंस जो है वो ढूंढने की जरूरत है इन दीज टू एक्सट्रीम्स ऑफ लस्ट एंड एक्सट्रीम्स ऑफ एसेटिक लाइफस्टाइल या एसेटिज्म। वी नीड टू फाइंड अ बैलेंस। सो बुद्धा का मध्यम मार्गम जो है वो हमें फॉलो करना है एज फार एज काम इज कंसर्न। यहां पर जो है वो ईश उपनिषद का वही कोट जो है वो आप डाल सकते हैं, दैट इज तेन त्यक्तेन भुंजिथा, यानी कि दोज हु विल सेक्रीफाइस विल कंज्यूम, यानी कि एज फार एज काम इज कंसर्न यू नीड टू गो मध्यम मार्ग, तेन त्यक्तेन भुंजिथा। So that is the relevance or significance of calm in present time, right? Then what about earth? Then again zero sum game के चक्कर में एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक दूसरे को लोग खाने पर उतर आए हैं, उतर रखे हैं। आप, मैंने आपको बताया ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियलिज्म
एक बार पढ़िएगा यूरोप में किस हद तक जो है वो उतर गए थे इंडस्ट्रियलिस्ट, जिसके रिजल्ट में सोशलिज्म का राइज हुआ। बट देन अगेन थोड़ा बहुत जो है वो मीठी गोली दी गई लेबर्स को, बट स्टिल एक्सप्लॉयटेशन तो चल ही रहा है लेबर का, एक नहीं तो दूसरी फॉर्म में, एक कॉन्टिनेंट में नहीं तो दूसरे कॉन्टिनेंट में चल रहा है, राइट। तो टुडे पीपल आर मैड अबाउट मनी। एक हद तक तो लोग पहले पैसे के लिए मैड होते हैं और फिर जो है वो लोग कंट्रोल के लिए मैड हो जाते हैं कि उस पैसे पर, उस जो हमने एक्वायर किया उस पर कंट्रोल जो है वो हमारा बना रहे, राइट। सो दैट इज नॉट हाउ वी आर सपोज टू। इस तरह जो है वो हम टाइप 2 सिविलाइजेशन जो है वो नहीं बन पाएंगे। टाइप 2 सिविलाइजेशन के लिए हमें गांधी जी का फॉर्मूला यहां पर फॉलो करना पड़ेगा, दैट वंस यू हैव अटेन्ड, मतलब इतना आपने पैसा कमा लिया दैट इज सफिशिएंट टू हैव अ कंफर्टेबल लाइफ फॉर यू, देन यू शुड एक्ट एज ट्रस्टी ऑफ योर वेल्थ। दैट शुड बी द मोटो ऑफ टुडेज एंटरप्रेन्योरशिप। इन दैट सेंस जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए। सो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो होनी चाहिए इन द सेंस ऑफ ट्रस्टीशिप, या कोऑपरेटिव सेंस में, या ट्रस्टीशिप के सेंस में जो है वो हमें एंटरप्रेन्योरशिप करना है। हमें नए नए बिजनेसेस एस्टेब्लिश करने हैं, प्रोडक्शन बढ़ाना है, लेकिन उसके चक्कर में हमें अंधा नहीं हो जाना। लाइक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लोग अंधे हो गए थे बिल्कुल ही। हाथ कट गया, जिसका हाथ कट गया हड्डियों की वजह से, मशीन नुकसान हो गया, प्रोडक्शन रुक गया, प्रोडक्शन लाइन जो है वो रुक गई, राइट। अब उस व्यक्ति का जो है वो इलाज नहीं करा रहे, उस व्यक्ति से जो है वो फिर और काम करवा रहे हैं जितना नुकसान हो उसकी भरपाई करने के लिए। सो ऐसा ही है कुछ प्रेजेंट टाइम में भी, उस एक्सट्रीम पर नहीं गए हैं, लेकिन सिमिलर लाइंस पर प्रेजेंट टाइम में जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप काम कर रही है, राइट। पीपल आर वेयरिंग द बैज ऑफ बर्नआउट विद प्राइड, कि भैया हम एक हफ्ते में 100 घंटा जो है वो 80 घंटा काम कर रहे हैं, राइट। उसके बदले में पैसा भी खूब कमा रहे हैं, लेकिन उस पैसे को जो आप केवल कंज्यूम करने में लगा रहे हो, राइट, उससे हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट जो है वो, या ग्रोथ तो हो रही है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, राइट। सो वी नीड टू डेवलप अ सेंस ऑफ ट्रस्टीशिप इन आवर एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। बिकॉज कहने का मतलब जैसे गांधी जी की फिलॉसफी है कि एक लेवल तक जो है वो आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाइए, कमाइए अच्छे से, बट देन जो भी आपके पास वेल्थ बचती है, एक्ट एज अ ट्रस्टी फॉर दैट वेल्थ। तो यहां पर भी एक बैलेंस्ड अप्रोच है ना, तेन त्यक्तेन भुंजिता, या मध्यम मार्गम, एक बैलेंस अप्रोच जो है वो यहां पर भी अपनानी है। देन बात करें धर्म की, तो प्रेजेंट टाइम में धर्म जो एक्चुअल में मतलब है धर्म का, यानी कि जो इट इज रिलेटेड टू ड्यूटीज एज पर इंडियन फिलॉसफी, राइट, और नेचर, बट रादर मोर जो है वो ड्यूटीज या मोरालिटी या एथिक्स से इसका लेना देना है। प्रेजेंट टाइम में धर्म वर्ड को जो है वो ज्यादा कनेक्ट कर दिया गया है किससे? कम्युनलिज्म से, राइट। एंड कम्युनलिज्म केवल आप, मतलब अब इंडिया की सेंस में भी बोल सकते हैं आप, लेकिन इंडिया की सेंस में बोलना आपको आपके लिए थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, तो आप पूरे वर्ल्ड के सेंस में बोलिए, विच इज ऑल्सो ट्रू। पूरी दुनिया में जो है वो ये पूरे होल वर्ल्ड की प्रॉब्लम बन गई है, राइट। एक सिविलाइजेशनल वॉर की तरफ हम बढ़ रहे हैं बेस्ड ऑन रिलीजन, कि भैया इस रिलीजन के लोग ऐसे हैं, उस रिलीजन के लोग ऐसे हैं, कोई सर्टेन एक्ट जो है वो इस रिलीजन के लोग कर रहे हैं, कोई सर्टेन एक्ट इस रिलीजन के लोग कर रहे हैं, राइट। सो ये केवल इंडिया की ही बात नहीं है, ये कम्युनलिज्म, ये हेटरेड, ये जो फैक्शंस क्रिएट हो जा रहे हैं सोसाइटी में, ये पूरी दुनिया में चल रहा है, राइट। एंड व्हाट शुड हैपन, क्या होना चाहिए बदले में? द गुड सेंस ऑफ dharma should prevail,
राइट। द सेंस मतलब जो मैंने आपको मनुस्मृति में आपको दक्षम धर्मम लक्षणम जो आपको बताए थे, दैट गुड सेंस ऑफ धर्म शुड प्रिवेल, राइट। रादर कम्युनलिज्म जो है वो फैल रहा है। प्रेजेंट टाइम जो है वो राइट विंग्स जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। ऐसा नहीं है, पास्ट में भी जो है वो लेफ्ट विंग्स राइट विंग बन गए धीरे धीरे। लाइक हिटलर की हम बात करें तो सोशलिस्ट जो है वो, नाजी पार्टी वॉज अ नेशनलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी, सो इट वॉज अ लेफ्ट विंग पार्टी, बट जो एक्ट्स थे उनके नाजी पार्टी के वो हाईली राइट विंग थे। तो राइट विंग क्या है, लेफ्ट विंग क्या है, ऑल्दो इनको डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन बहुत पॉलिटिशियंस जो है या पीपल एट पावर बहुत कन्वीनियंटली जो है वो साइड स्विच कर लेते हैं अपने हिसाब से, राइट। सो कम्युनलिज्म वर्ड जो है वो ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रेजेंट टाइम में धर्म जो है वो कम्युनलिज्म के सेंस में ज्यादा जो है वो इंटरप्रेट किया जा रहा है या प्रमोट हो रहा है ना। रिलीजन के सेंस में जो है वो धर्म वर्ड को लिया जा रहा है और उससे कम्युनलिज्म प्रमोट हो रहा है। रादर हमें गुड सेंस ऑफ धर्म जो है वो प्रमोट करनी है, ठीक है। सो दैट इज द रेलेवेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ पुरुषार्थ इन प्रेजेंट टाइम्स। सो नाउ वी हैव कवर्ड पुरुषार्थ, राइट, देन द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, उसके बाद रिबर्थ एंड इमॉर्टलिटी ऑफ सोल। एज आई सेड ये चारों जो है वो कनेक्टेड है एक दूसरे से, तो मैंने आपको कनेक्शन में चारों जो है वो समझा दिए। नाउ लेट अस एंटर इनटू नेक्स्ट थ्री। फर्स्ट इज वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म, यहां पर दो वर्ड है, वर्ण एंड आश्रम। और धर्म यहां मतलब क्या है, ड्यूटीज। तो कुछ जो है वो वर्ण की ड्यूटीज हैं, मैंने आपको बताया था ना, कुछ स्पेसिफिक ड्यूटीज हैं, सो वर्ण स्पेसिफिक ड्यूटीज हैं, और कुछ जो है वो आश्रम स्पेसिफिक जो है वो ड्यूटीज हैं। सो अब एक एक करके जो है वो वर्ण स्पेसिफिक ड्यूटीज एंड आश्रम स्पेसिफिक ड्यूटीज को समझते हैं। तो आश्रम स्पेसिफिक ड्यूटीज, आश्रम बेसिकली दीज आर दी स्टेजेस ऑफ लाइफ। यहां पर देखिए इन इंडियन फिलॉसफी ना बहुत अच्छा कोडिफिकेशन किया गया बहुत सारी चीजों का। स्टेजेस ऑफ लाइफ जो है वो कोडिफाई कर दी गई है, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में क्या क्या संस्कार करने हैं वो भी कोडिफाई कर दिए गए हैं। सो देर आर 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो इन 4 स्टेजेस में जो है वो आपको जीवन बिताना है। क्या क्या है वो, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। एंड देन देर आर 4 वर्णास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऑल्दो वर्ण सिस्टम को हम अलग से भी डिस्कस करेंगे आगे डिटेल में, बट ये 2 तरह के धर्म है। वी आर सपोज टू फॉलो द ड्यूटीज ऑफ आवर वर्णास, राइट, एंड वी आर सपोज टू फॉलो द ड्यूटीज एज पर द स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ। सो देर आर ड्यूटीज इन ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। सो व्हाट इज ब्रह्मचर्य, एक एक करके देखते हैं। सो ब्रह्मचर्य अगर हम 100 साल की लाइफ मान लें, 100 ईयर्स की अगर हम लाइफ मान लें, तो हमारे पैदा होने से 25 साल तक का उम्र जो है वो ब्रह्मचर्य, राइट। 25 से 50 साल की उम्र जो है वो वानप्रस्थ, 50 से 75 साल की उम्र जो है वो 25 से 50 गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ एंड 75 से जब तक डेथ नहीं हो जाती लेट्स से 100 साल तक संन्यास, राइट। सो ब्रह्मचर्य इज हमारे पैदा होने से 25 साल तक। एंड व्हाट इट मीन्स, ब्रह्मचर्य का क्या मतलब है बेसिकली जनरली, इज टू अवॉइड ऑल प्लेजर्स, अवॉइड
ऑल टाइप ऑफ प्लेजर्स, राइट। नाउ आमतौर पर आप जो है वो ब्रह्मचार्य का मतलब क्या समझते हैं? अवॉइडिंग ओनली द सेक्सुअल प्लेजर्स और द फिजिकल प्लेजर्स, राइट। बट दैट इज नॉट ब्रह्मचार्य. Brahmacharya means avoiding all type of pleasures, and the duty is here is to attain knowledge. बट प्रेजेंट टाइम में जो है ये काफी मुश्किल हो गया है बच्चों के लिए. क्यों? बिकॉज पास्ट में जब हमारे पास टेक्नोलॉजी और नॉलेज का इतना सर्ज नहीं था तो 25 साल की उम्र तक जो है वो हमें लग जाते थे नॉलेज को अटेन करने में, राइट। हर तरह की जो भी जीवन को जीने के लिए नॉलेज जो है वो जरूरी है, उसे अटेन करने में 25 साल की उम्र लग जाती थी, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो क्या है? गृहस्थ है. और गृहस्थ जो स्टेज है लाइफ की 25 से 50, हियर वी आर सपोज टू डू व्हाट? हियर वी आर सपोज टू लिव द मैरिड लाइफ, राइट. हियर वी आर सपोज टू फोकस ऑन आवर married life, focus on our partner, focus on our children, focus on our parents, right. जो भी एक मैरिड लाइफ होती है उस पर जो है वो हमें जीना है. यानी कि यहां पर नॉलेज हमें इकट्ठा करनी है. यहां पर धर्म क्या है? धर्म जो है वो देखिए, धर्म चारों से अटैच्ड है. धर्म ब्रह्मचार्य का भी धर्म है और धर्म जो है वो यहां पर चारों वर्णों का भी है. एक गृहस्थ आश्रम का भी एक धर्म है, एक वानप्रस्थ का भी एक धर्म है, एक संन्यास में भी एक धर्म है. तो ब्रह्मचार्य का धर्म या ड्यूटी क्या है? टू अटेन नॉलेज. और उस नॉलेज को अटेन करके देन वी नीड टू, यहां पर धर्म क्या है कि भैया अर्थ यानी कि प्रोस्पेरिटी जो है वो कमानी है, और फिर जो है वो काम यानी कि लाइफ के जितने भी प्लेजर्स हैं वो एंजॉय करने हैं ड्यूरिंग दिस गृहस्थ आश्रम. एंड वी आर नॉट सपोज टू एंजॉय द प्लेजर्स ऑफ लाइफ during the brahmacharya. There in the first stage of our life, we are supposed to attain the knowledge so that we can gain prosperity and enjoy the pleasures of the world, right. लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा पॉसिबल नहीं है. प्रेजेंट टाइम में मैंने आपको बताया ना, एक तो व्यू पॉइंट जो है वो वर्ल्ड को देखने का व्यू जो है वो हमारा बदल गया है, ठीक है. यू ओनली लिव वंस वाला व्यू पॉइंट हो गया हमारा. और प्रेजेंट टाइम में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें बहुत बाद में पता चलती थी यानी कि बच्चे जो हैं वो, वी कैन कंसीडर दैट कि बच्चे जल्दी मैच्योर हो जा रहे हैं. जो इंफॉर्मेशन बच्चों को 18 साल की उम्र में जाकर मिलती थी वो इंफॉर्मेशन अब बच्चों को 12 साल की उम्र में ही मिल जा रही है. सो एज फार एज इंफॉर्मेशन, गेटिंग इंफॉर्मेशन और नोइंग स्टफ इज कंसर्न्ड, पीपल आर गेटिंग मैच्योर्ड सूनर नाउ, राइट. पहले जो है वो देखिए, आप कहेंगे कि सर बाल विवाह भी तो होते थे, तो गृहस्थ जीवन तो बहुत पहले ही शुरू हो जाता था जब बाल विवाह होते थे. फिर आप कहेंगे कि सर चलो मान लिया बाल विवाह हुआ, गौना लेट किया, लेकिन 25 साल तक वेट थोड़ी होता था गौना का. गौना जो है वो, गौना मतलब क्या है कि विवाह जो है वो 8 9 10 साल के बच्चों का कर दिया, लेकिन विदाई जो है वो 15 16 17 साल में कर रहे हैं, राइट. बिल्कुल मौजूद है ये पहले मौजूद था ये सिस्टम, राइट. लेकिन जो आइडियल सिस्टम है वो ये है कि भैया 25 साल तक नॉलेज अटेन करनी है और फिर गृहस्थ आश्रम में एंटर करना है. दैट वाज द आइडियल सिस्टम, राइट. 1 सेकेंड, वेयर इट इज. लेट मी टर्न इट ऑफ. I hope now I'm visible again and clearly. So where was I? This threw me off. 1 second, let me recollect my thoughts.
या सो प्रेजेंट टाइम में जल्दी बच्चे, आप कह सकते हैं कि रिलेटिवली जल्दी बच्चे जो है मैच्योर हो जा रहे हैं. सो एक प्रॉब्लम हो गई है प्री मैच्योरिटी एंड पोस्ट अडल्टहुड. लोग जो है वो बच्चे जल्दी मैच्योर भी हो जा रहे हैं और मिड लाइफ और अडल्टहुड जो है वो, यानी कि वो बुढ़ापे की तरफ जो है वो लोग जो है वो लेट जाना चाह रहे हैं. लोग अपने बुढ़ापे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि बुढ़ा गए हैं. अब बोटॉक्स लगा रहे हैं, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज जो है वो ले रहे हैं, डिफरेंट हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे हैं ताकि मोर एंड मोर जवान जो है वो लंबे से लंबे समय तक फील किया जा सके. राइट. सो दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर प्रेजेंट टाइम्स. इसे आगे जो है वो और हम थोड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो गृहस्थ आश्रम इज मैरिड लाइफ. द धर्मा इज अर्थ एंड काम. देन वी हैव द थर्ड इज, दैट इज वानप्रस्थ. वानप्रस्थ मीन्स दैट नाउ वी आर स्टार्टिंग, हम जो है वो डिटैच होना शुरू हो गए. यहां पर स्टार्ट करना है हमें डिटैच करना खुद को. किससे? हमारी फैमिली से. राइट. दिस इज 50 से 75 तक. यहां पर हमें डिटैच करना है. कंट्रोल जो है वो अब किसको देना है? नेक्स्ट जनरेशन को. नेक्स्ट जनरेशन को कंट्रोल देना है, अपने हाथ में कंट्रोल नहीं रखना है. राइट. डिटैच करना है खुद को धीरे धीरे डे टू डे लाइफ से. एंड ज्यादा अटैच करना है खुद को किससे? सोशल कॉजेस से. सोसाइटी के जो मैटर्स हैं, राइट, यानी कि सोशल जो भलाई के जो मैटर्स हैं, हमें खुद को उनसे अटैच करना है और अपनी डे टू डे लाइफ से हमें खुद को डिटैच करना है. अब जो कंट्रोल है फैमिली का वो नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करना है, अपने बच्चों को दे देना है कि तुम संभालो घर, अब तुम बड़े हो गए, अब घर तुम संभालो, सब कुछ तुम संभालो. हम तो भैया आप साइड में बैठेंगे, कभी एडवाइस चाहिए तो हमारे पास एडवाइस लेने आ जाना. अब हम थोड़ा सा समाज की तरफ जो है वो समर्पित करेंगे अपने आप को. दैट इज वानप्रस्थ. एंड देन लास्टली इज संन्यास. नाउ एज पर ट्रेडिशन संन्यास मीन्स कि भैया लिविंग द हाउस होल्ड एंड लिविंग अ एसेटिक लाइफ. राइट. एंड सर्वाइव कैसे करना है, यानी कि यहां पर जो है वो घर वालों से कुछ नहीं लेना, घर से कुछ लेना. सर्वाइव जो है वो करना है किस पर? रिलीजियस बेगिंग पर. कि जो भी भिक्षा मांगी गई उस पर जो है वो जीवन बिताना है. बट प्रेजेंट टाइम में दिस इज नॉट पॉसिबल. राइट. पता चला मांगने गए भिक्षा और किसी ने किडनैप करके जो है वो किडनी ही निकाल ली. सो प्रेजेंट टाइम में ये मुश्किल, बहुत मुश्किल है. सो व्हाट वी कैन अल्टरनेटिवली प्रोवाइड टू आवर सीनियर्स इज ओल्ड, आप कह सकते हैं कि उनके सेम एज के लोगों के लिए जो है वो आप कम्युनिटीज डेवलप कर सकते हैं. राइट. ओल्ड एज होम्स जैसे होते हैं ना, वेरियस कम्युनिटीज जो है वो डेवलप की जा सकती हैं. क्योंकि इतनी उम्र हो जाने के बाद वो देखते हैं कि भैया एक एक करके उनके हम उम्र व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे मरते जा रहे हैं, तो उनका सोशल ग्रुप जो है वो छोटा होता जा रहा है. और जो जवान लोग हैं वो, उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक और फास्ट होती है रिलेटिवली ओल्ड एज लोगों से कि वो उनके साथ अच्छे से रिलेट नहीं कर पाते, तो काफ़ी अकेले पड़ जाते हैं बूढ़े लोग. तो उनके लिए जो है वो हमें कम्युनिटीज डेवलप करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अकेलापन ना फील करें. राइट. सो दिस इज दी 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ. और यहां पर धर्म क्या है? इधर जो है वो एज पर धर्म जो है वो क्या है कि मोक्ष की प्राप्ति की तरफ बढ़ना. राइट. यहां पर धर्म क्या है? इधर काम और अर्थ से दूर निकलना, डिटैच करना खुद को बेसिकली. यहां पर धर्म क्या है? डिटैचिंग फ्रॉम काम एंड अर्थ. ठीक है. सो दीज आर दी 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ. देन अबाउट द वर्ण और वर्ण स्पेसिफिक धर्म. सो there are four varnas: Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. And according to Varna system, all have their own functions. Right? But यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या is वर्ण system a scientific system or not?
क्या लॉजिकल है या नहीं है, ये साइंटिफिक सिस्टम है या नहीं है? अगर इस तरह का सवाल बने, या रेलेवेंट है या नहीं है, साइंटिफिक है या नहीं है, इस तरह का सवाल बने तो आप जवाब क्या देंगे? तो आप कहेंगे कि भैया इन एवरी सोसाइटी वी नीड डिविजन ऑफ लेबर, राइट? विदाउट द डिविजन ऑफ लेबर अ सोसाइटी कैन नॉट फंक्शन. लेट्स से आपको ब्रेन में ट्यूमर है, ठीक है, आप अस्पताल में गए, आपके सामने जो है वो एक अभी एमबीबीएस करा है नया नया एक बच्चा, एक जो है वो एमडी है, एक एमएस है, और एक व्यक्ति जो है वो सुपर स्पेशलिटी है उसकी न्यूरोसर्जरी, न्यूरोसर्जन है, सुपर स्पेशलिटी है उनकी. तो आप किस व्यक्ति को किस व्यक्ति से इलाज करवाना चाहेंगे? एक ऐसे व्यक्ति से जो कि कई मतलब सैकड़ों ऑपरेशंस कर चुका है और कई ऑपरेशंस को असिस्ट कर चुका है, कई तरह की वो सिचुएशंस देख चुका है ब्रेन ट्यूमर की. ऐसे व्यक्ति को आप जो है वो अप्रोच करेंगे, राइट? तो इन अ सोसाइटी, I have given you this example just to explain that in a society we need a division of labor, and that division of labor should be based on what? That division of labor should be based on a person's capabilities, a person's aptitude, राइट? ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो एक सोफिस्टिकेटेड न्यूरोसर्जन बन सकता है, नहीं. एक एप्टीट्यूड जो है वो बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए, एक इंटेलिजेंस का लेवल होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होनी बहुत ज़रूरी है. सो ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड और कैपेबिलिटीज, यानी कि लेजिट जो है वो, अगर आपके पास लेजिटमेट जो है वो अगर क्या कह सकते हैं, what is the word, I'm missing that word, प्राउवेस, लेजिटमेट अगर आपकी प्राउवेस है आपके पास, है ना, कैपेबिलिटीज है, एप्टीट्यूड है, इंटेलिजेंस है, तो अकॉर्डिंग टू दैट जो है वो लेबर डिवाइडेड होना चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम आप देना चाह रहे हैं, आप एक सिविल सर्वेंट बनना चाह रहे हैं, आईएएस अधिकारी बनना चाह रहे हैं उसमें भी, तो ये एक ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन है, सबके लिए ओपन है. आइए एग्जाम दीजिए, अगर आपके पास वो कैपेबिलिटी होगी, वो एप्टीट्यूड होगा, वो इंटेलिजेंस होगा, तो आप वो एग्जाम क्लियर कर लेंगे और आपको बनाया जाएगा आईएएस अधिकारी या सिविल सर्वेंट. अगर नहीं होगा तो आपकी छटनी हो जाएगी, सिंपल सी बात है, राइट? सो विच इज अ गुड सिस्टम. So a society need to place appropriate people in appropriate fields. Division of labor as per their aptitude is a good system, right? As far as the system is transparent, open and justified. And it is believed that Varna system was once like that. It is believed that Varna system was once based on individual's capabilities, aptitude and intelligence. Someone who has an aptitude towards studies, who has an aptitude towards knowledge, was to be inducted into the Brahman Varna. Someone who has an aptitude of fighting, और जो फिजिकली जो है वो मतलब बहुत एक्टिव है कोई व्यक्ति, या स्पेशली जो है वो इंटेलिजेंट है, राइट, वेपन्स को यूज करने में जो है वो महारथी है, या लड़ने में महारथी है कोई व्यक्ति, उस तरह का अग्रेसिव है, तो क्षत्रिय. कोई व्यक्ति अगर जिसकी बिजनेस सेंस बहुत अच्छी है, सेंस है उस व्यक्ति में कि भैया घास में से भी प्रॉफिट बनवा देंगे, ठीक है, तो वैश्य है. और ऐसे व्यक्ति जिनकी रिलेटिवली जो है वो इस तरह की कोई स्किल्स उनके पास नहीं है, बट दे कैन असिस्ट ऑल दीज अदर्स, वो सबको असिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सभी जो है वो मैनेजमेंट लेवल पोजीशंस नहीं होगी ना, बाकी असिस्टेंट भी तो होंगे नीचे, असिस्ट करने के लिए भी तो है. सो दोज वर शूद्रस यूज्ड टू असिस्ट ब्राह्मणस, क्षत्रियस, वैश्यस एंड ऑल, राइट? So as far as this system was justified, transparent and was based on individuals capacity, because we have certain examples कि जहां पर एक ही परिवार में अलग अलग जो है वो वर्ण के लोग रह रहे हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति ने जो है वो कैपेबिलिटीज डेवलप करके खुद को जो है वो एक वर्ण से दूसरे वर्ण में शिफ्ट कर लिया.
So there was a time where there was mobility in Varna system and it was justified, right? But it was a time when the society or the occupations were not that complex. occupations जो है वो उतने ज़्यादा complex जो है वो नहीं थे, उतने ज़्यादा typical occupations जो है वो नहीं थे. लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है? प्रेजेंट टाइम में ऑक्यूपेशन, लेकिन इवेंचुअली क्या हुआ? वर्ण सिस्टम की बात करें, ग्रेजुअली वर्ण सिस्टम बिकेम हेरिडिटरी एंड ग्रेजुअली इट डेवलप्ड इनटू कास्ट, एंड कास्ट का भी फिर जो है फर्दर प्रोलिफरेशन हो गया, कास्ट में भी सब कास्ट डेवलप हो गई, एंड देन इट बिकेम अ प्रॉब्लम, देन इट बिकेम अ क्लोज सिस्टम, एंड देन बेस्ड ऑन, मतलब कोई ब्राह्मण का बच्चा ही ब्राह्मण हो सकता है, क्षत्रिय का बच्चा ही क्षत्रिय हो सकता है, वैश्य का बच्चा ही वैश्य हो सकता है, और शूद्र जो है वो सबको ही असिस्ट करते रहेंगे. और फिर एक और पंचम जो है वो वर्ण है, वर्ण शंकराज, जिनको जो है वो बिल्कुल अनटचेबल घोषित कर दिया गया, उनको साइडलाइन कर दिया गया है, क्योंकि जो भी वायलेट करेगा इस कास्ट सिस्टम को, सब कास्ट सिस्टम को, उसको जो है वो पंचम वर्ण में डाल दिया जाएगा, उनको वर्ण व्यवस्था से बाहर कर दिया जाएगा, उनको अनटचेबल घोषित कर दिया जाएगा. तो ये जब सिस्टम बन गया, देन इट बिकेम अ प्रॉब्लम. और प्रेजेंट टाइम में ये वर्ण सिस्टम या कास्ट सिस्टम जो है वो जस्टिफाइड नहीं है, दो कारणों से. पहली बात तो ड्यू टू ऑक्यूपेशनल डाइवर्सिफिकेशन, इतनी सारी डिफरेंट ऑक्यूपेशंस डेवलप हो गई हैं कि आप ऑक्यूपेशंस के हिसाब से कास्ट जो है वो नहीं बना सकते. और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, राइट. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलाउ ही नहीं करता डिस्क्रिमिनेशन, राइट. वी हैव एक्ट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, राइट. आर्टिकल 14, 15, 16, 17, राइट. 13 से ही शुरू कर देते हैं, चलो. उसके अलावा और क्या पॉइंट आप यहां पर ऐड कर सकते हैं कि भैया गांधीयन सिस्टम, गांधी वॉज अ astute follower of Varna system. He was in support of Varna system. In fact, he compared the Varna system with the Newton's laws. He said that Varna systems are as natural as the Newton's laws. Whereas Ambedkar and Ambedkarites are against the Varna system. They say that Varna system is the tool, is the justification of our discrimination. So they are against the Varna system. And हम देखेंगे गांधी और अंबेडकर को, समझेंगे जब साथ में देखेंगे कि उनका आपस में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है. सो दैट मच आप जो है वो पॉइंट वर्ण सिस्टम के लिए लिख सकते हैं. ऑल द वर्ण सिस्टम को आगे और डिटेल में समझेंगे ही जब हम गांधी की बात करेंगे, ठीक है. लेकिन वर्णाश्रम में वर्ण धर्म या वर्ण स्पेसिफिक धर्म क्या है? टू फॉलो द धर्म ऑफ ब्रह्मा और क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र, राइट. विच वॉज बेस्ड ऑन, इनिशियली इट वॉज बेस्ड ऑन कैपेसिटीज, कैपेबिलिटी, एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस, बट ग्रेजुअली इट बिकेम hereditary, developed into caste system, and that became a problem. And presently it is not relevant, although देखिए कास्ट सिस्टम रेलेवेंट नहीं है, लेकिन कास्ट सिस्टम एविडेंट जरूर है, मौजूद जरूर है, लेकिन होना नहीं चाहिए, बिकॉज उसकी रेलेवेंस अब नहीं रही है. लेकिन पॉलिटिसाइज करने के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए, वोट इकट्ठा करने के लिए, जोड़ने के लिए लोगों को अपने साथ कास्ट सिस्टम को यूज किया जा रहा है. आगे देखेंगे जब वर्ण और कास्ट की बात करेंगे ना डिटेल में, देयर विल गो इनटू दिस डिटेल. और इंडियन सोसाइटी में भी हमने काफी अच्छे से इसको डिस्कस किया ही है. देन नेक्स्ट इज 16 संस्कार. 16 संस्कार के दो मतलब हो सकते हैं. पहला मतलब क्या है? मीनिंग वन इज दी, संस्कार का मतलब ये हो सकता है कि भैया जो भी वैल्यू सिस्टम है, वो वैल्यूज जो है वो प्रॉपरली जब इनकलकेट हो जाती है, यानी कि क्लोज टू वर्च्यू जब बन जाती है, तो वो बन जाते हैं संस्कार. सो इट इज क्लोज टू वर्च्यूज, राइट. जब वो वैल्यूज जो है वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई, यानी कि आपको सोचना नहीं पड़ रहा, आपको आपके माता पिता दिखे और आपने झट से पैर छू लिए, राइट. आपको आप एल्डर्स दिखे और एल्डर से बात कर रहे हैं तो आप प्यार से, विनम्रता से बात कर रहे हैं, आप करके बात कर रहे हैं, इज्जत देकर बात कर रहे हैं, तू तड़ाक में बात नहीं कर रहे जैसे आप अपने हम उम्र या अपने से छोटे बच्चों से करते हैं या अपने से छोटे लोगों से करते हैं उम्र में. तो ये जो वैल्यू सिस्टम है, जब आपके सबकॉन्शियस में बैठ गया, आपको सोचना ही नहीं पड़ रहा, आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया है, वर्च्यू बन गई है, प्रॉपरली इनकलकेट हो गया आपके अंदर,
राइट, लाइक वर्च्यूज इन्वेस्ट। तो एक तो आप उसे कह सकते हैं संस्कार, और दूसरा जो मीनिंग है संस्कार का वो क्या है, वो है ऐसे रिचुअल्स जो कि हमारी लाइफ में थ्रू आउट हम परफॉर्म करते हैं, विच डिफाइन इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स ऑफ आवर लाइफ। हमारी लाइफ के इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स को डिफाइन करते हैं ऐसे कुछ रिचुअल्स, वो है ये 16 संस्कार। दो मतलब है, पहले तो वैल्यूज, प्रॉपरली इनकलकेटेड वैल्यूज लाइक वर्च्यूज, राइट, क्लोज टू वर्च्यूज, क्योंकि वेस्ट में जो है वो हम देखेंगे, प्लाटो की बात करेंगे, सोक्रेटिस की बात करेंगे, वो वर्च्यूज की बात करते हैं, राइट। तो लाइक वेस्ट जो वर्च्यूज की बात करी जा रही है, यानी कि प्रॉपरली इनकलकेट हो गया, सबकॉन्शियस बिहेवियर बन गया हमारा, हमें सोचना नहीं पड़ रहा। हमें माता पिता नजर आए तो हमने उनके पैर छू लिए, हमें कोई एल्डर्स नजर आए तो पैर छू लिए, उनसे प्यार से बात कर रहे हैं, सोचना नहीं पड़ रहा है इन सबको करने के लिए। सो दैट इज आवर संस्कार, राइट। अदर देन दैट वी हैव 16 संस्कार, दैट मीन 16 रिचुअल्स थ्रू आउट द लाइफ हम परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ को वो रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में हम वो परफॉर्म करते हैं, राइट। लाइक हमारी बर्थ से पहले ही जो है वो संस्कार 1, संस्कार 2 एंड संस्कार 3 जो है वो हमारी बर्थ से पहले ही हो जाता है, लाइक गर्भाधान, गर्भाधान, राइट, यस, गर्भाधान। गर्भाधान संस्कार इज द फर्स्ट संस्कार जो कि हमारी बर्थ से पहले ही परफॉर्म कर दिया जाता है। सो इट इज एक्चुअली ए रिचुअल सेरेमनी। संस्कार आर बेसिकली रिचुअल सेरेमनीज बिफोर बर्थ। सिमिलरली सेकेंड एंड थर्ड, यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर द नेम ऑफ 16 संस्कार, 5-6 अगर याद रह जाए वो भी बहुत है। देन फिर हमारा नाम रखा जाता है, तो नामकरण संस्कार, राइट। फिर जो स्वर्ण है, नहीं, नामकरण के बाद एक और याद रख लो कि फिर हमारे बाल जो है वो काटे जाते हैं, तो मुंडन संस्कार, ठीक है। तो ये डिफरेंट मतलब माइलस्टोन्स है हमारी लाइफ के, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारी बर्थ से पहले कुछ संस्कार हो रहे हैं, बर्थ के बाद नामकरण, हमारा नाम रखा गया, फिर हमारे बाल काटे गए, राइट। फिर स्वर्ण, वो भी पुरुषों के लिए, स्वर्ण मेल्स के लिए एक संस्कार है, दैट इज संस्कार नंबर 11 एक्चुअली, दैट इज उपनयन। उपनयन, उपनयन, या ऑल्सो इट इज नोन एज योग्योपवीत, योग्यपवीत संस्कार, बेसिकली जो जनेऊ धारण होता है। जो जनेऊ सेरेमनी होती है, दैट इज ओनली रिजर्व फॉर दी द्विजाज, राइट। 2 बार जिनका जन्म होता है, यानी कि स्वर्ण मेल्स के लिए, अपर कास्ट मेल्स के लिए रिजर्व्ड है ये संस्कार, उपनयन या योग्यपवीत। देन अनदर संस्कार, संस्कार 15 इज पानी ग्रहण। ना पानी ग्रहण, पानी पीना, पानी ग्रहण का मतलब ये नहीं कि पानी पिया, पानी संस्कृत वर्ड इज फॉर हैंड। सो हाथ जो है वो, एक हाथ में दूसरा हाथ जो है वो रखा गया, सो दैट्स बेसिकली मैरिज, शादी हुई। और फिर आपने जोक तो सुना ही होगा कि फिर शादी के बाद तो फिर सीधा मृत्यु है, तो फिर 16वां संस्कार सीधा जो है वो आपकी डेथ पर परफॉर्म किया जाता है, दैट इज अंत्येष्टि। अंत्येष्टि संस्कार जो कि बेसिकली हमारी फाइनल राइट्स होते हैं, जो हमारी फाइनल रिचुअल्स होते हैं ना डेथ के, हमारी मरने के बाद जो रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं, दैट इज अंत्येष्टि। जो हमारा संस्कार किया जाता है, देह संस्कार जो किया जाता है, दैट इज अंत्येष्टि। सो मैरिज के बाद सीधा अंत्येष्टि है संस्कार में,
राइट क्यों? क्योंकि मैरिज के बाद फिर हम अपने बच्चों के लिए संस्कार करते हैं सारे, खुद के लिए संस्कार फिर जो है वो मरणोपरांत होता है, वो बच्चे करते हैं हमारे संस्कार, राइट। सो ये 16 संस्कार है, इनमें से कुछ आपको याद रखने हैं। उपनयन, उपनयन भी कह सकते हैं इसको, उपनयन या उपनयन, यज्ञोपवीत, राइट। देन मुंडन, नामकरण, गर्भाधान, these are some of the sanskars that represents the turning point or milestones of our life in death. Then lastly we have ऋण। ऋण मतलब लोन किस किस का है हमारे ऊपर। सो देर आर 3 ऋण, 3 तरह के ऋण है हमारे ऊपर। वी हैव दैव्य ऋण, we have ऋषि ऋण and we have पितृ ऋण। दैव्य ऋण यानी कि जो भी हमारे देवी देवता है, हमारे कुल देवी देवता है, जो भी हमारी डाइटीज है, वट एवर डाइटीज दैट यू फॉलो, तो उनके प्रति जो भी ऋण है हमारा, राइट क्योंकि उन्होंने हमें जो है वो जीवन दिया, उन्होंने हमारे जीवन को प्रोटेक्ट किया, हम ऐसा मानते हैं, राइट कि वो हमारे जीवन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे जो है वो मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं, राइट। सो वट एवर टूवर्ड्स आर डाइटीज, जो भी हमारे ऋण हैं, वी repay those ऋण in the form of rituals and ceremonies, राइट। तो जैसे हमारे यहाँ जो है वो जो शिव भक्त है वो नुआड़े देते हैं, नुआड़ा इज अ रिचुअल, अ सेरेमनी। जैसे जो देवी की पूजा करते हैं वो देवी की चौकी लगाते हैं, जागरण जगराता करवाते हैं, राइट। या हवन जो है वो करवाया जाता है देवी देवताओं के नाम पर, डाइटीज के नाम पर, पितृ देवताओं के नाम पर। तो ये रिचुअल्स राइट्स करने से जो है वो क्या होते हैं, दैव्य ऋण जो है वो चुकाया जाता है दैव्य ऋण। नेक्स्ट इज ऋषि ऋण। ऋषि ऋण बेसिकली द ऋण टुवर्ड्स आवर टीचर्स, राइट। तो टीचर्स के प्रति भी जो है वो आपका ऋण है, मेरे प्रति भी आपका ऋण है, नॉट जस्ट द फीस दैट यू हैव पेड मी, उसके अलावा भी आपका जो है वो ऋण है मेरे प्रति। आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू कलेक्ट दैट, आई विल थिंक अबाउट इट, दैट कि मैं वो ऋण जो है वो कैसे कलेक्ट करूंगा। बट यस, आपका ऋण जो है वो आपके टीचर्स के प्रति भी है, आपके गुरु के प्रति भी है, आपके ऋषिज के प्रति भी है, राइट, दैट इज ऋषि ऋण। And then you have loans or ऋण towards your pitra. Pitra does not only mean your fathers, right, or forefathers. It means all of your ancestry or your family, मतलब elder families. उन सब के प्रति जो आपका ऋण है, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, वो आपको चुकाना है। एंड दिस इज इन रिलेशन विद देयर सोशल सिक्योरिटी, राइट, बिकॉज आप भी तो कल को बूढ़े होंगे, क्योंकि सास भी तो कभी बहू थी, राइट। आप हमेशा जवान थोड़ी रहेंगे, हमेशा बलवान थोड़ी रहेंगे, आप भी तो बूढ़े होंगे, तो आपको भी यंगर जनरेशन की जरूरत है। जैसे आपकी जरूरत है यंगर जनरेशन को, वैसे ही आपको आपकी यंगर जनरेशन की जरूरत पड़ेगी। सो दैट इज पितृ ऋण। और आप मतलब वो पितृ ऋण है क्योंकि हमें हमारे माँ बाप ने पाला है, बड़ा किया है, तो हमारी जिम्मेदारी बनेगी उनको सपोर्ट करना उनकी ओल्ड एज में। That is our पितृ ऋण, right, to provide social security to our elders, right. So these are the 3 type of rins. So I hope now you have a good understanding of the basic fundamental ethical principles of Indian philosophy. Those are Purusharth, doctrine of karma, rebirth, immortality of soul, वर्णाश्रम धर्म, संस्कार एंड नाउ ऋण। सो आई होप ये सारी टर्म्स जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी आपको, राइट। पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आपको क्लियर हो गया होगा। वर्णाश्रम धर्म में आपको ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आपको क्लियर हो गया होगा। और आपको 4 और 5 जो है वो संस्कार जो है वो क्लियर हो गए होंगे। 3 जो है वो ऋण, दैव, ऋषि और पितृ ऋण जो है वो आपको क्लियर हो गए होंगे,
राइट। डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म जो है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। 3 तरह के कर्म है, संचित, देन संचयमान एंड प्रारब्ध, राइट। और रिबर्थ की जो है वो साइकिल आपको समझ आ गई होगी, आपको समझ आ गया होगा कि सोल किस तरह इमॉर्टल है। लेकिन 3 जो है वो मोक्ष प्राप्त करने के बाद या तो सोल जो है वो एब्सोल्यूट ब्लिस में चली जाती है, या तो सोल इमॉर्टल रहती है, या तो बट 3 कंडीशंस होती हैं, या तो एब्सोल्यूट ब्लिस में चली जाएगी, या तो कोई सॉरो नहीं रहेगी सोल को, राइट, या तो सोल जो है वो क्या हो जाएगी, कॉन्शियसनेस जो है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, राइट। 2 केसेस में सोल जो है वो इमॉर्टल रह रही है और तीसरे केस में सोल जो है वो खत्म हो जा रही है। अदरवाइज लार्जली जो है वो सोल क्या है, इमॉर्टल है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन फिलोसफी। ऑलराइट, so that is all about the fundamental principles, and in the next session we will move forward और जो है वो कुछ और बेसिक प्रिंसिपल्स हम समझने की कोशिश करेंगे इंडियन फिलोसफी के। ऑलराइट, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बीच में जो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हुई उसके लिए माफ़ी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।